राधे राधे स्टूडेंट्स, आई एम दिव्या पांडे फ्रॉम कैटलिस्ट कोचिंग सेंटर न्यू बस स्टैंड पीरो भोजपुर। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 के मैथ का एक्सरसाइज 3.5 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आपको वर्ग गुणन विधि के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले वर्ग गुणन विधि है क्या। वज्र गुणन विधि, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वज्र गुणन विधि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के हल करने की वह विधि है जिसके द्वारा चर x तथा y का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण युग्मों के गुणांकों के बीच निम्नलिखित संबंध को स्थापित किया जाता है। x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। अर्थात वज्र गुणन विधि समीकरण हल करने की वह विधि है जिससे इस संबंध जो ये दिया है वज्र गुणन विधि समीकरण हल करने की वह विधि है जिसमें इस संबंध के आधार पर चर x तथा y के मान को ज्ञात किया जाता है। हमें क्या याद रखना है? वज्र गुणन विधि समीकरण हल करने की वह विधि है जिसमें इस संबंध के आधार पर चर x तथा y के मान को ज्ञात किया जाता है। तो इस संबंध को आखिर हम लंबे समय तक कैसे याद रखेंगे? तो आइए इसके लिए एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो पहले हम समीकरण 1 का गुणांक देखते हैं। समीकरण 1 का गुणांक तो देखिए समीकरण 1 का गुणांक क्या है? समीकरण 1 यही है। तो a1 उसके बाद b1 उसके बाद c1, ये मेरा समीकरण 1 का गुणांक हो गया a1 b1 c1। अब हम समीकरण 2 का गुणांक देखते हैं, यानी ये रहा मेरा समीकरण 2। तब इसका गुणांक देखते हैं। समीकरण 2 का गुणांक, समीकरण 2 का गुणांक तो समीकरण 2 का गुणांक क्या हो जाएगा? पहले a2, उसके बाद b2, उसके बाद c2। अब यहां हम x लिख दे रहे हैं, यहां y और यहां 1। अब पहले हमें इसका देखना है, आखिर x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 कैसे हुआ। तो इसके लिए याद रखिएगा, हम जो x वाला है तो इसके स्तंभ को भूल जाएंगे। इसके स्तंभ को हम क्या करेंगे? भूल जाएंगे। तो जब इसको हम भूल गए तो मेरे पास ये बचा y वाला स्तंभ और 1 वाला स्तंभ। तो इसमें क्रॉस गुना होता है। तो देखिए क्रॉस गुना होगा तो क्या हो जाएगा? b1 c2 और b1 c2 माइनस b2 c1। तो यहां लिखना होगा हमें x बटे b1 c2 माइनस b2 c1, b2 c1। अब y वाले को देखना है। तो y वाले के लिए देखिए, y वाले स्तंभ को हम भूल जाएंगे। y वाले के लिए अब हम क्या करेंगे? y वाले स्तंभ को भूल जाएंगे। तो इसको अब हम भूल गए तो मेरे पास x वाला स्तंभ है और 1 वाला स्तंभ है। तो बीच वाले में याद रखना है, बीच वाले में उल्टा गुना होगा, यानी ऐसे आएगा मेरा। बीच वाले में उल्टा गुना करते हैं, यानी c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2
माइनस C2 A1। तो यहां लिखना होगा C1 A2 माइनस C2 A1। अब देखना है एक वाले को, तो इसके लिए हम एक वाले स्तंभ को भूल जाएंगे। तो अब मेरे पास ये बचा, तो अब इसमें देखना है A1 B2 माइनस B1 A2 इसमें होगा। चलिए अब एक वाले के लिए एक वाले स्तंभ को भूल जाते हैं। तो अब देखिए ये क्या होगा, A1 B2 माइनस A2 B1 तो इस संबंध को याद करने के लिए ये ट्रिक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो मेरा ट्रिक हुआ ये लंबे समय तक इस संबंध को याद करने के लिए हुआ, लेकिन आखिर ये संबंध आया कैसे, अब इसे हमें देखना है। तो आइए अब हम देखते हैं। चलिए अब देखिए, चूंकि यहाँ A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, तो इसलिए क्या हो जाएगा A1x प्लस B1y बराबर माइनस C1, क्योंकि प्लस में इधर आया तो माइनस में बराबर के था। तो ये समीकरण मेरा हो गया 1 तथा अब देखिए A2x समीकरण 2 A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा या A2x प्लस B2y बराबर माइनस C2, क्योंकि 0 के तरफ है, इधर प्लस में था, बराबर के पास आया तो माइनस, यानी ये समीकरण हो गया 2। तब ये समीकरण 1 तथा 2 को अब हम विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो हम पहले ही आपको बताए हैं कि विलोपन विधि द्वारा जब समीकरण को हल किया जाता है तो या तो चर x वाले गुणांक को बराबर किया जाता है या चर y वाले गुणांक को बराबर किया जाता है। तो यहाँ हम चर y वाले गुणांक को बराबर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चर y वाले गुणांक यानी B1 B2 का लॉसा निकालना होगा। तो पहले हम यदि B1 B2 का लॉसा निकाले तो क्या आएगा मेरा B1 B2। अब लॉसा में B1 से भाग देना होगा, B1 B2 बटे B1, तो मेरा क्या आया B2, यानी समीकरण 1 में मेरा किससे गुना होगा B2 से। अब लॉसा में B2 से भाग देंगे तो देखिए मेरा क्या आएगा B1, यानी समीकरण 2 में किससे गुना होगा B1 से। तो अब देखिए हम चर y वाले गुणांक को बराबर किए, तो इसके चिन्ह को देखते हैं। तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो हम आपको बताए थे जब एक समान चिन्ह रहता है तो क्या किया जाता है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाया जाता है। तो चलिए अब यहाँ हम सॉल्व करके घटाते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 में B2 से तथा समीकरण 2 में B1 से गुना कर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो आइए हम घटा के देखते हैं क्या आता है। तो समीकरण 1 में हमें किससे गुना करना है B2 से। तो समीकरण 1 में B2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा B1 A1 B2x A1 B2x प्लस B1 B2y B1 B2y
बराबर क्या हो जाएगा मेरा माइनस B2C1 माइनस B2C1। अब समीकरण 2 में किससे गुना करना है? B1 से, यानी A2। अब देखिए अब समीकरण 2 में किससे गुना होगा? B1 से, यानी A2B1X प्लस B1B2Y बराबर माइनस B1C2 और जब भी समीकरण में घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ प्लस है तो क्या होगा? माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब देखिए तो ये मेरा जो एक अंक पे जब दो चिन्ह रहता है तो ऊपर वाला चिन्ह मान्य अमान्य हो जाता है और नीचे वाला मान्य रखता है, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ घटाना प्लस माइनस यानी माइनस, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? A1B2X माइनस A2B1X बराबर अब मेरा क्या होगा? इसमें भी एक अंक पे दो चिन्ह है तो ऊपर वाला अमान्य हो गया, नीचे वाला मान्य, तो प्लस माइनस माइनस। तो इसमें भी मेरा क्या होगा? माइनस B2C1 प्लस B1C2। तो अब इसको लिख सकते हैं या A1B2X माइनस A2B1X बराबर B1C2। इसको पहले कर दिए, इसको बाद में माइनस B2C1। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे? इसमें से x कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा? या x कॉमन लिए तो A1B2 माइनस A2B1 और यहाँ B1C2 माइनस B2C1। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ एक से हम गुना कर सकते हैं, एक से गुना भी कर देंगे और कोई यहाँ फर्क भी नहीं पड़ेगा, गुना करने में इतना ही होगा। यहाँ में सॉरी यहाँ एक को नहीं, यहाँ B1C2 माइनस B2C1 और गुने एक, इसको कोष्ठ में रखते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? या x बटे, ये इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी x बटे B1C2 माइनस B2C1 बराबर। अब देखिए एक बटे ये क्या हो जाएगा? ये इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, यानी A1B2 माइनस A2B1। यानी हम यहाँ चर y वाले गुणांक को लुप्त किए तो मेरा ये मान आया। अब हम यहाँ चर x वाले गुणांक को लुप्त करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या मान आ रहा है। इसको हम यहाँ समीकरण 3 बना दे रहे हैं, समीकरण 3। तो चलिए अब हम चर x वाले गुणांक को बराबर करके देखते हैं अब क्या आएगा। तो अब लिखेंगे तथा, अब फिर उसी के जैसा यहाँ समीकरण 1 बनेगा A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर 0। सॉरी यहाँ समीकरण दिया ही है तो इसलिए हम यहाँ समीकरण नहीं लिखेंगे। अब यहाँ हमें चर x वाले गुणांक को लुप्त करना है, तो इसके लिए हमें देखना होगा चर x वाले गुणांक में A1 और A2 का लॉसन निकालना होगा, लघुत्तम। A1 और A2 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा? A1 A2। अब जो लॉसा A1 A2 है इसमें हम A1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? A2, यानी समीकरण 1 में मेरा किससे गुना होगा? A2 से। अब समीकरण 2 में देखते हैं। तो अब देखिए अब समीकरण, अब यहाँ लॉसा है A1 A2 तो इसमें अब हम A2 से भाग देंगे तो मेरा कितना आया? A1, यानी अब समीकरण 2 में किससे गुना होगा? A1 से। और यहाँ भी जो चिन्ह है मेरा दोनों में क्या है? प्लस है, यानी यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, यानी दोनों में जो चिन्ह है वो समान है। तो जब भी
विलोपन विधि द्वारा हम किसी भी समीकरण को हल करते हैं तो एक समान चिन्ह रहता है, तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो चलिए आइए अब यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 1 में A2 से तथा A1 से, समीकरण 2 में किससे, A1 से गुणा कर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो चलिए अब गुणा करके घटा के देखते हैं आखिर क्या आता है। तो देखिए समीकरण 1 में किससे, A2 से, यानी ये हो जाएगा A1 A2 x, A1 A2 x, अब प्लस हो जाएगा मेरा A2 B1 y, A2 B1 y बराबर माइनस A2 C1 माइनस A2 C1। अब समीकरण 2 में किससे गुना करना है, A1 से, तो ये हो जाएगा मेरा A1 A2 x, A1 A2 x, अब प्लस A1 B2 y, A1 B2 y, अब बराबर हो जाएगा मेरा माइनस A1 C2 माइनस A1 C2। अब देखिए चिन्ह घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो आपको बता ही दिए हैं, एक अंक पे जब दो चिन्ह रहता है तो ऊपर वाला चिन्ह अमान्य हो जाता है, नीचे वाला मान्य होता है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ मेरा ये कैंसिल हो जाए। अब देखिए यहाँ क्या बचा, A2 B1 y माइनस A1 B2 y बराबर ये मेरा बचा माइनस A2 C1 माइनस A2 C1 अब प्लस A1 C2। अब देखिए क्या हो जाएगा, या हो जाएगा या A2 B1 y, A2 B1 y माइनस A1, सॉरी यहाँ पहले y कॉमन ले लेते हैं और यहाँ -1 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 B1 माइनस A2 B1 माइनस A1 B2, इसमें -1 कॉमन लिए तो ये हो जाएगा मेरा A2 C1 माइनस माइनस प्लस माइनस A1 C2। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, या y बटे मेरा हो जाएगा A2 C1 माइनस, देखिए अब मेरा y बटे क्या हो जाएगा, A2 C1 माइनस A1 C2 अब बराबर, अब -1 बटे देखिए क्या हो जाएगा, तो A2 B1 माइनस A1 B2, A2 B1 माइनस A1 B2। अब आइए आगे अब हम देखते हैं। देखिए अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या y बटे हम इसको सीधा कर सकते हैं, या y बटे ये मेरा हो जाएगा C1 A2, सीधा कर दिए C1 A2 माइनस C2 A1 अब बराबर, अब ये जो माइनस यहाँ है तो इससे हम नीचे वाले में गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 1 बटे
माइनस से इसमें गुना किए तो माइनस A2B1 माइनस A2B1 और माइनस तो माइनस है तो प्लस A1B2 A1B2। अब देखिए क्या हो जाएगा, या y बटे C1A2 माइनस C2A1। अब इसको हम सीधा कर देंगे तो हो जाएगा 1 बटे A1B2 माइनस A2B1। ये मेरा हो गया समीकरण 4। देखिए अब हम लिखेंगे अब समीकरण 3 तथा 4 से। अब समीकरण 4 से तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए समीकरण 3 को अब देखते हैं तो यहाँ 1 बटे A1B2 माइनस A2B1, तो इसके बराबर यहाँ मेरा क्या है, x बटे B1C2 माइनस B2C1। और अब यहाँ समीकरण 4 को देखिए तो 1 बटे A1B2 माइनस A2B1 बराबर है मेरा y बटे C1A2 माइनस C2A1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बटे B1C2 माइनस B2C1 बराबर 1 बटे A1B2 माइनस A2B1 बराबर y बटे हो जाएगा मेरा C1A2 माइनस C2A1। अब इसको अगर हम सीधा कर दे अब तो हो जाएगा या x बटे B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बटे C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 बटे A1B2 माइनस A2B1। देखिए यही संबंध देखना था आखिर आया कहां से, यही संबंध था। तो इसे जब हम विलोपन विधि द्वारा हल किए तो देखिए मेरा ये संबंध आया। मुझे उम्मीद है कि ये संबंध आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब आगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करें। तो पहले इतने में हमें एक गौर करने वाला बात है कि अद्वितीय हल कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल, इसकी शर्त क्या है। तो इसके लिए हम पीछे चलते हैं, पीछे चैप्टर 3.1 के कुछ कंसेप्ट में देखते हैं, जहां हम बताए थे आपको पीछे, जब A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 होता था तो निकाय का हल कैसा होता था, अद्वितीय। निकाय का हल कैसा होता था, अद्वितीय। और जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 होता था तो निकाय का हल कैसा होता था, कोई नहीं, कोई नहीं। एक और आपको बताए थे, जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 होता था तो निकाय का हल कैसा होता था, अपरिमित रूप से अनेक हल। अर्थात यहाँ हमें A1 A2 B1 B2 तथा C1 C2 का मान ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हमें दिए गए समीकरण निकाय को A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा
A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करना होगा। तो चलिए आगे अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे इस समीकरण निकाय की तुलना, इस समीकरण निकाय की तुलना, सॉरी अब लिखते हैं दिए गए समीकरण निकाय की तुलना, दिए गए समीकरण निकाय की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। तो जब इससे तुलना करेंगे तो देखिए मेरा क्या हो जाएगा, मेरा A1 क्या हो जाएगा, तो यहां कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो A1 हो जाएगा मेरा A1 बराबर 1 कॉमा, अब मेरा B1 क्या हो जाएगा -3, B1 बराबर -3 तथा मेरा अब C1 क्या हो जाएगा -3, और अब मेरा A2 क्या हो जाएगा 3 और B2 क्या हो जाएगा -9 तथा C2 मेरा क्या हो जाएगा -2, -2। अब हमें यहां देखना है जो अब यहां पहले चेक, चलिए अब हम यहां देखते हैं कि A1 बटे A2 तथा B1 बटे B2 तथा C1 बटे C2 का मान क्या है। तो लिखेंगे इसलिए यहां A1 बटे A2 बराबर, A1 बटे A2 बराबर, तो A1 देखिए मेरा क्या है A2 क्या है 3, तो हो जाएगा 1/3। अब B1 बटे B2 बराबर, तो मेरा B1 बटे B2, तो B1 देखिए कितना है -3 और B2 कितना है -9, तो ये मेरा माइनस माइनस ये कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो जाएगा। ये 3 से 9 कितने बार में 3 बार में, तो मेरा ये कितना हो जाएगा 1/3। अब हम निकालते हैं C1 बटे C2, C1 बटे C तथा C1 बटे C2 बराबर, तो C1 देखिए मेरा कितना है -3 और C2 है -2, C1 है मेरा -3, C2 है -2, माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3/2। तो मेरा A1 बटे, देखिए यहाँ A1 बटे A2 का मान कितना है 1/3, B1 बटे B2 का मान कितना है 1/3 और तथा C1 बटे C2 का मान कितना है 3/2। तो देखिए तो इन दोनों का मान बराबर है लेकिन ये अलग हो जा रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं अर्थात यहाँ A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। तो यहाँ देखिए तो इस ये जो है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 इस शर्त के जैसा हो गया। तो इसका निकाय का हल कैसा होता था, कोई नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः दिए गए समीकरण निकाय का, अतः दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं है या नहीं होगा, कोई हल
जब इसका कोई हल नहीं है तो यहाँ इसे हम ब्रज गुणन विधि द्वारा नहीं हल कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है सिर्फ अद्वितीय हल होगा तभी ब्रज गुणन विधि द्वारा हल करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये पहला का पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में मैं मिलूंगी इसी चैप्टर के पहला का दूसरा क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए फिलहाल राधे राधे।